हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं साउंड वेव्स चैप्टर के साथ, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बीट्स। जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? बीट्स। एक्चुअली इसको हम लोग कई बार इंटरफेरेंस इन टाइम भी बोलते हैं। दैट इज पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसी आवाज आती है। देखो ऐसा होता क्यों है, मैं हल्का सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। बेटा कई बार आपने देखा होगा कि ये जो मैं आपको वैसे पहले बता देता हूं कि देखो होता क्या है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों से रिलेट करता हूं। आपने कई बार वैसे ये ना ये देखा होगा, अगर आपने लाइव शोज देखे हैं गिटारिस्ट के, तो बेटा बड़ी देर आके वो सड़ाते हैं, टिन 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 ट्यून करते रहते हैं बैठ के। मेरे को ऐसा फील हुआ एक दिन कि यार मैंने उनसे पूछा कि यार घर से क्यों नहीं करके आते, ये सड़ाते रहते बैठ के टिन टिन। तो उन्होंने बताया सर देखो ऐसा है कि घर से तो हम करके निकलते हैं ट्यून, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा ना यहाँ पे ह्यूमिडिटी अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है इस रूम का, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अलग होने से होता क्या है कि हमको उसको दोबारा ट्यून करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे ना वायर में टेंशन अलग अलग हो जाती है। कभी कभी वायर ढीली पड़ जाती है, जब गर्म होता है ना तो थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है तो वायर ढीली पड़ जाती है। और सबके गिटार अलग अलग है, सब में जो ढीला पड़ना है वो अलग अलग होगा, तो फ्रीक्वेंसी ना मैच नहीं करती है, और मैच नहीं करती तो बड़ी अजीब सी साउंड आएगी। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, अजीब सी साउंड क्यों आएगी? कहते देखो, उन्होंने मेरे को बताया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरे को बताया देखो ऐसा होता है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी हो तो अगर एक का क्रेस्ट पहुंचेगा तो दूसरे का भी क्रेस्ट, एक का ट्रफ तो दूसरे का भी ट्रफ। तो अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही रहेगा, आपको लगातार एक ही इंटेंसिटी सुनाई देगी, एम्पलीट्यूड एक ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। कहते अब सोचो, एक का अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफर कर रही है तो एक ने जितने ऑसिलेशन करने, जब एक वेव एक जगह पहुंचती है तो होता क्या है, पार्टिकल एसएचएम करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, है ना, स्ट्रिंग वेव्स में, कि जब ये आगे बढ़ेगा, जैसे मान लो एक वेव पल्स अगर आगे बढ़ेगी तो ये बेटा पार्टिकल नीचे आएगा और नीचे आएगा, अगर ट्रांसफर से। और अगर लॉन्गिट्यूडनल होगी तो मैं कहूंगा पार्टिकल इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर आएगा, इसके बाद और ऊपर आएगा, इसके बाद और ऊपर आएगा, ये पहुंचेगा तो और ऊपर आएगा, ये पहुंचेगा तो फिर नीचे आएगा, और ये पहुंचेगा तो वापस मीन पे। तो जब एक वेव पल्स क्रॉस करती है तो पार्टिकल का एक एसएचएम कंप्लीट होता है। तो बेसिकली जब एक वेव पल्स पहुंचती है तो पार्टिकल का एक एसएचएम कंप्लीट होता है। मैंने कहा ठीक। कहते अगर दो साउंड वेव्स एक जगह पे आ रही हैं तो होगा क्या, दो बेसिकली एसएचएम्स आ रहे हैं एक जगह पे। अब वो दो एसएचएम्स एक पार्टिकल को ऑसिलेट कराना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गई बात। कहते अगर सोचो अगर क्रेस्ट ट्रफ इकट्ठे ना आ रहे हो, अगर एक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा, अभी क्रेस्ट ट्रफ इकट्ठे आ रहे हैं, इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज और इसकी है मान लो 245 हर्ट्ज, खाली इतना से डिफरेंस है, पर इसको एक सेकंड में 245 ऑसिलेशंस कर रहे हैं, इसको 240 ऑसिलेशन करने। तो अभी तो ये साथ साथ में है ना, लेकिन थोड़ी देर में ये आगे निकल जाएगा इससे, क्योंकि इसको ज्यादा ऑसिलेशन करने, फिर वहां पे अपोजिट फेज में मिनिमा बन जाएगा, और फिर थोड़ी देर में इसको ज्यादा ऑसिलेशन, फिर साथ में फिर मैक्सिमा बन जाएगा। तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी ऐसी आवाज आएंगी, है ना। तो ये इरिटेटिंग हो सकती है। वो जो साउंड, जो प्लेजेंट सी साउंड आनी चाहिए थी गिटार के कारण, है ना, वो प्लेजेंट ना आके बड़ी अनप्लेजेंट साउंड आ सकती है अगर बहुत सारे गिटारिस्ट हों और अगर उनके गिटार्स ट्यून्ड ना हो आपस में, एक ही फ्रीक्वेंसी से ना बज रहे हो आपस में। तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए ये है कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में, नहीं तो क्या होगा, एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा पहुंचेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूं क्यों पहुंचेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती तो बेटा दोनों के क्रेस्ट ट्रफ इकट्ठे आते रहते, और एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड ही हम सुनते, एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती इंटेंसिटी, तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती। लेकिन अगर एक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो तो उसको ऑसिलेशंस ज्यादा करने एक सेकंड में, और एक को कम करने। तो अगर अभी सेम फेज में, थोड़ी देर में वो आगे निकल जाएगा, फिर अपोजिट फेज में हो जाएगा, फिर आगे निकल के फिर वो सेम फेज में आ जाएगा, फिर आगे निकल के फिर अपोजिट फेज में आ जाएगा। तो बार बार मैक्सिमा मिनिमा। तो वो पर्टिकुलर टिन का पता कैसी आवाज आएगी, टिन। तो वो बड़ी इरिटेटिंग हो सकती है ना। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि रीजन क्या है कि क्यों वो ट्यून करते हैं। कुछ बीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम। अलग अलग टाइम पे मेरे को मैक्सिमा, अलग अलग टाइम पे मेरे को मिनिमा सुनाई देते हैं, और जो पूरा एक साइकिल होती है मैक्सिमा मिनिमा की, इसको हम बोलते हैं बेटा एक बीट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक बीट, है ना। तो अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या बेटा, कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसी,
एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है, आपको झापड़ पड़ रहे हैं एक सेकंड में 10, तो 10 झापड़ पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ झापड़ इज 10। और अगर बीट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो बीट फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी बीट्स बन रही हैं, एक सेकंड में कितनी बीट्स बन रही हैं। अब देखो बेटा, एक बात तो मेरे को मालूम है कि जब एक ही जगह पे दो वेव्स पहुंच रही हैं तो बेसिकली वहां पर हो क्या रहा है, दो एसएचएम्स आ रहे हैं, और अब क्या होगा, उन दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन होगा। ठीक है, अब मैं आपको बेटा पहले ही बता चुका हूं, अगर एक ही जगह पे दो वेव्स पहुंचती, सुपरपोजिशन में बताया था, तो होता क्या है, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्टर्बेंस होती है उसका बेटा सम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो जाता है, और प्रेशर होता है तो प्रेशर का सम हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन बेटा अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको चाहूंगा कि जो मैथ्स एक बार पहले भी आपको मैंने रिवाइज कराई थी सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में, एक बार वो मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहता हूं, है ना। अगर दो फंक्शंस हों जिनको जोड़ना हो, है ना, और मिला के एक बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, ऐसे करते फटाफट से देख लेते हैं ताकि ये बीट्स को मैं अच्छे से आपको उसकी मैथमेटिक्स दिखा पाऊं। हालांकि मेरे पास ना तरीके तो दो हैं, पर ये जो मैथ्स वाला एक तरीका ना ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि इससे बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस भी 1 मिनट में चुटकी बजा के हो जाते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो बेटा ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ये काम कर लेते हैं कि हम लोग ना पहले रिवाइज कर लेते हैं वो एक मैथ्स का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको लगे आपको आता है तो करीब 9 मिनट का है, 9 मिनट वीडियो आगे बढ़ा दीजिए। मैं जान के वीडियो ऐसी ही बनाई है ताकि जिसमें टी शर्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, ताकि आप फटाक से मतलब इंटरप्रेट कर पाएंगे कि वापस पुराने टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं ये मैथ्स का छोटा सा टॉपिक। आइए बेटा फटाक से ऐसा करते हैं, टॉपिक पे अटैक करते हैं। लेकिन टॉपिक पे अटैक करने से छोटी सी मैथ्स आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, है ना। आपको लग रहा होगा मैथ्स क्यों बेटा, कई सारे लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक को फिजिक्स समझ बैठते हैं। बेटा ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, और इस मैथ्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये मैथ्स समझ के मैथ्स में तो फायदा होगा ही, पर फिजिक्स में भी बहुत फायदा होगा। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है a sin थीटा, दूसरा फंक्शन है b sin थीटा प्लस फाइव, इन दोनों को जोड़ना है ना। a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस फाइव, और बेटा इनको जोड़ के एक फंक्शन बनाना है विच इज c sin थीटा प्लस डेल्टा, है ना। मान लो थीटा वेरी कर सकता है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है, फाइव एक कांस्टेंट है, a b कांस्टेंट है। मेरे को इनको जोड़ना है और जोड़ के एक सिंगल फंक्शन बनाना है ताकि मैं इन दोनों का एडिशन इकट्ठे देख पाऊं। अच्छा ऐसा क्यों करने वाला हूं, क्योंकि बेटा मेरे को यहां पर जब सुपरपोजिशन करना होगा a1 sin ओमेगा t और दूसरा a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव, है ना, उनको जोड़ के मैं इकट्ठे देखना चाहता हूं, एक एसएचएम देखना चाहूंगा। सुपरपोजिशन से जो एक एसएचएम बनेगा उसको देखना चाहूंगा, ये एसएचएम नहीं बनेगा या बनेगा उसको डिसाइड करना चाहूंगा। तो पहले आइए देखते हैं इनको जोड़ के एक कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात a sin थीटा, हाइपोटेन्यूज sin थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये a है, ये थीटा है, ये चीज क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, a sin थीटा। तो a sin थीटा मेरे को दिख गया, जोड़ना किसके साथ है, b sin थीटा प्लस फाइव। थीटा ये है b मान लो, ये है फाइव, और ये चीज क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा प्लस फाइव, आई एम सॉरी ये थी, अच्छा हाँ ये फाइव है, ये थीटा तो ये थीटा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइन है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव। बेटा एक बार थोड़ा सा मन लगाइएगा, अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो बेटा केवल ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, एसी भी समझ में आएगा, आपको वेव ऑप्टिक्स भी समझ में आएगा। नहीं तो वहां पर आपको कभी कभी दिखाई देगा, वहां पर कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, लेट अस सपोज a1 प्लस a2 cos फाइव इज a cos डेल्टा। ऐसा सपोज करना बेटा मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। बेटा एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स, तो वाली मैथ्स फटाक से समझ लेते हैं ताकि हमको कभी भी दिक्कत ना हो। तो बेटा a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव, अब इसको बनाना है एक फंक्शन c साइन थीटा प्लस डेल्टा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया c, है ना, इन दोनों को जोड़ के एक बनाना है, और ये हो गया डेल्टा। और बहुत ध्यान से देखिए ये यहां से ही जुड़ रहा है, लग नहीं रहा जुड़ता हुआ, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया c और ये थीटा प्लस डेल्टा। तो ध्यान से सोचिए प्यारे बच्चों, ये जो चीज निकल के आएगी यहां से लेके यहां तक, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर, बेटा ये वाला जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा ना यहां से लेके यहां तक, यही है c साइन थीटा प्लस डेल्टा।
कोशिश करिएगा बेटा फील करने की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। ये a साइन थीटा है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव है, और ये बन गया एक c साइन थीटा प्लस डेल्टा। आपसे पूछी जाएगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक ही चीज है जो आ रही है c। और c कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट करूं, एक दो तीन साइड्स, तो प्यारे बच्चों ये एक साइड लेंथ है a, है ना, और एक्सटीरियर एंगल ये यहां पर फाइ है, b जो है वो फाइ एंगल पे है, और ये है c, है ना, और ये वाला एंगल जो है a और c वाली साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो डेल्टा है। आप देखिए बेटा इसी को खाली मैंने ऐसे करके लिख लिया है ना, और ये c ही तो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये c ही तो मैक्सिमम वैल्यू। थीटा बढ़ेगा तो a साइन थीटा भी बढ़ेगा, b साइन थीटा प्लस फाइव भी बढ़ेगा, और c साइन थीटा प्लस डेल्टा भी बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं। और ये मैक्सिमम कब होगी ये वैल्यू, a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव की, जब थीटा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा 90। c साइन थीटा प्लस डेल्टा c के बराबर हो जाएगा जब थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा 90। अब c की वैल्यू क्या है ये निकालना चाहता हूं। ये a है, ये चीज क्या है b cos फाइव, ये चीज क्या है b साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाइव, ये b साइन फाइव। तो c क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, a प्लस बी कॉस फाइव स्क्वायर प्लस b साइन फाइव स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, c की जो वैल्यू आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, यहां पे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव b स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है 7, 7 नहीं भैया 1 होता है, 1 कितना होता है 1, बहुत शानदार, प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं c की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा क्या है, डेल्टा भी अगर निकालना हो तो टेन डेल्टा निकल के आ जाएगा b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी कॉस फाइव। b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी कॉस फाइव। कोशिश करिए ये वाले पर्टिकुलर जो मैंने आपको पूरी मैथ सिखाई है इसको बेटा कम से कम 1 से 2 बार देखिए, और इसको खुद से थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, है ना, 1 से 2 बार देखिए, है ना। आगे थोड़ा सा मैं इसको और विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों जो मैंने आपको सिखाया है बहुत ध्यान से देखिए। ये a साइन थीटा है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव, और जो इनका समेशन आएगा ना a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव, वही ये चीज होगी बेटा। अगर इस ट्राइंगल का, ये बड़े ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है बेटा, वो क्या है, हाइपोटेनियस साइन थीटा, दैट इज दिस थिंग इज c साइन थीटा प्लस डेल्टा, विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें क्यों आंसर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव आई सी की वैल्यू, क्योंकि बेटा जो वेक्टर एडिशन था वो भी कुछ इस तरीके से ही तो था। हालांकि ये वेक्टर्स नहीं है, पर ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है ना, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाइव है, तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था, वहां पर पढ़ते थे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, व्हेन टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड p and q and angle between the vectors is theta, then the resultant has magnitude under root p square plus q square plus 2pq cos थीटा। तो बच्चों मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये a sin थीटा प्लस फाइव, ये a sin थीटा, ये b sin थीटा प्लस फाइव, वही ट्राइंगल बन के आए तो वैसी ही वैल्यू आएगी। अब थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, पूरा स्ट्रक्चर ही घूमेगा, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ही घूमेगा, ये सी, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा साथ साथ में, और सी साइन थीटा प्लस डेल्टा ऐसे वैल्यूज बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो बेटा अगर मेरे को दो फंक्शन से मिला के एक फंक्शन बनाना है, तो बेटा सीखा क्या, सीखा मैंने ये है, सीखा प्यारे बच्चों मैंने ये है, अगर दो फंक्शन है जिनको जोड़ के एक फंक्शन बनाना है, तो बेटा जो तीसरा फंक्शन बनेगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ठीक है, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। और जो डेल्टा आएगा प्यारे बच्चों वो कैसा आएगा, टेन डेल्टा क्या निकालता, b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी कॉस फाइव। इस ट्राइंगल को अलग से बना लिया था, ये a, ये b, ये फाइव और ये c, ये डेल्टा,
ये बी कॉस फाई, और ये बी साइन फाई। तो बेटा टेन डेल्टा क्या बन जाएगा, बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। टेन डेल्टा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, टेन डेल्टा बन जाएगा बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। यही बेटा पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक आपको सिखाया वही है, जस्ट पूरी यही है। c की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। आई होप बच्चों मैं आपको रिवाइज करा पाया हूं वो छोटी सी मैथमेटिक्स। आइए अब बढ़ते हैं आगे। सपोज करिए एक जगह पे बेटा अगर प्रेशर वेव से डिनोट करें तो प्रेशर वेव से कर देते हैं, p इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा 1t। मान लो एक जगह पे जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं जानता हूं इक्वेशन p इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसी एक एक्स पे मान लो ये आ रहा है, और उसी एक्स पे मान लो दूसरी वेव के कारण जो प्रेशर वेव पहुंच रही है, वो ऑसिलेशन जो पहुंच रहा है वो ये आ रहा है पी नॉट साइन ओमेगा 2t। ठीक है, वेयर पी नॉट इज द मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, है ना। हालांकि मैं डिस्प्लेसमेंट वेव से भी ये बात आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा रहे, प्रेशर वेव थोड़ा सा दिमाग में रहे। आइए अब वहां पर बेटा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, ये भले आप P01 P02 भी कह सकते थे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं या सेम है। अब जो मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड आएगा, अभी बेटा क्या समझाया, जब a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस फाई हो तो मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। दैट इज दोनों का जो दोनों फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको वेक्टोरियली जोड़ दो जो उनमें फेज डिफरेंस हो। और फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इसका ओमेगा 1t एक का ओमेगा 2t है, तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है फाई जो आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t। तो जो सम का एम्पलीट्यूड होगा, जो इन दोनों के सम का एम्पलीट्यूड होगा, जो P1 प्लस P2 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या आएगा बेटा, पहले का एम्पलीट्यूड P01, दूसरे का एम्पलीट्यूड P02। ठीक है, भले अब आप P0 कह लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के सेम होते। और बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t। ठीक है, सपोज कर लेते P01 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड। अब बेटा किसी भी t टाइम पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ये आएगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा होगा क्या बेटा, ये जो एंगल है, जो फेज डिफरेंस है वो बढ़ेगा, तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। और टाइम बढ़ेगा तो और एम्पलीट्यूड कम हो गया, और टाइम बढ़ेगा तो और एम्पलीट्यूड कम हो गया, और टाइम बढ़ेगा तो और फिर बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, फिर और टाइम बढ़ेगा फिर ये हो जाएगा। तो बेटा मैक्सिमम भी हो रहा है एम्पलीट्यूड और मिनिमम भी हो रहा है, मैक्सिमम भी आ रहा है मिनिमम भी। यही मैं समझाना चाह रहा था बेटा आपको कि एम्पलीट्यूड विल वेरी विद टाइम, और जो फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी होती है, जो आवाज आती है हमको, जो इंटेंसिटी जो हमारा कान हियर करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर। और मैं देख रहा हूं एम्पलीट्यूड कभी बिल्कुल बेटा हो क्या रहा है कि बेटा एक ये है और बीच में फेज डिफरेंस इज वेरिंग विद टाइम, तो फेज डिफरेंस की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कभी वो ये बन रही है, कभी वो ये हो जा रहा है एम्पलीट्यूड, कभी वो मिनिमम हो जा रहा है और कभी वो मैक्सिमम हो जा रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो बेटा वही कंडीशन कितनी देर बाद रिपीट हो रही है, t इक्वल टू 0 पे। यहां पर मेरे को दिख रहा है कि फेज डिफरेंस क्या था, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। दोबारा अभी मतलब मैक्सिमा था, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा था, तो कितनी देर बाद दोबारा मैक्सिमा आएगा, जब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t, जब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t 2 पाई हो जाए तो मैक्सिमा आएगा, जब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t 4 पाई हो जाए फिर मैक्सिमा आएगा। तो ये टाइम पीरियड हो गया बेटा, इतने टाइम बाद मेरे को मैक्सिमा सुनाई देंगे। ये क्या है 2 पाई f2, ये क्या है 2 पाई f1, 2 पाई f2 माइनस f1 t इक्वल टू 2 पाई। तो बेटा टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, दो मैक्सिमास के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, f1 अपॉन f2 माइनस f1। और बेटा इतने टाइम बाद मैक्सिमा मिलेगा, t सेकेंड्स में एक मैक्सिमा, तो एक सेकंड में कितने मैक्सिमास आएंगे, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी, उसको हम बोलते हैं ब्रीथ फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में
टी सेकंड में एक बीट बन रही है, मैं ये कह सकता हूं। तो एक सेकंड में कितनी बीट बनेंगी? एक सेकंड में बन जाएंगी 1/t, है ना, दैट इज 1/t, और ये हो गई बीट फ्रीक्वेंसी। दैट इज जो बीट फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों, जो बीट फ्रीक्वेंसी है जिसको हम FB से भी डिनोट कर देते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, वो क्या आएगी बेटा? 1/t विच इज F2 माइनस F1। जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वही बीट फ्रीक्वेंसी। हल्का सा फील तो कर सकते हैं हम कि जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट नहीं बनेगी, बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। क्यों? राइमिंग में ही रहेगा लगातार। और अगर डिफरेंस थोड़ा कम है तो उसको देर लगेगी बेटा मिनिमम में पहुंचने में, आगे निकले, फिर सेम में आने में। और अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी मैक्सिमम, बड़ी जल्दी जल्दी मिनिमम, बड़ी जल्दी जल्दी मैक्सिमम, बड़ी जल्दी जल्दी मिनिमम। आप समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? हालांकि मैं आपको थोड़ा सा इसको और फील करा देता हूं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, पर बेटा मैं आपको बस ये जो एक जस्ट देना चाह रहा था कि वो जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं फील करा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ जो आप पढ़ रहे हैं बेटा बिल्कुल वो मैच कर रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। मैंने आपको बस बेटा ये बताया कि पहली बार मैक्सिमा कब बनेगा? 0 पे। दूसरी बार कब बनेगा? जब ये 2 पाई हो जाएगा। तीसरी बार कब बनेगा? जब ये 4 पाई हो जाएगा। और जब ये 2 पाई हो जाएगा तो पहली बार बेटा मैक्सिमा बना 0 पे, दूसरी बार 1/f2 माइनस f1 पे, तीसरी बार बेटा 2 पाई के बदले 4 पाई तो लिखेंगे, तो अभी जो टाइम आ रहा है उससे डबल टाइम आ जाएगा 2/f2 माइनस f1 पे। तो इतने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैक्सिमा आ रहा है, 1/f2 माइनस f1 टाइम के बाद मैक्सिमा आ रहा है, और पूरी एक साइकिल को हम बोल देते हैं एक बीट, है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी बीट्स का फॉर्मेशन होगा? 1/f2 माइनस f1 में एक बीट, 1/f2 माइनस f1 में एक बीट, एक सेकंड में कितनी बीट? 1/t। टी सेकंड्स में एक बीट, एक सेकंड में 1/t, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी इज f2 माइनस f1। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार लेक्चर को रिवाइंड करें, दोबारा देखिए, आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा। नहीं तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज आपको कराना चाह रहा हूं। चलिए उससे पहले एक बार हल्का सा एक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों। अब देखो बेटा, एक P01 sin ω1t है, एक P02 sin ω2t है। अगर बेटा किसी टी टाइम पे एम्पलीट्यूड की बात करनी, कैसे निकालते हैं बेटा? दोनों के एम्पलीट्यूड्स, दोनों फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को वेक्टोरियली जोड़ देते हैं और बीच में एंगल क्या लेते हैं? फाई। फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस, ω2 माइनस ω1t। यही मैंने आपको बेसिक मैथ्स में अभी रिवाइज कराया, ठीक है, जो मैं आपको कई बार करा चुका हूं, SHM में भी करा चुका था बेटा, ठीक है। तो एक P01 है, एक P02 है, और बीच में एंगल है बेटा फाई। तो बेटा मेरे को एक बात बताइए कि मैक्सिमा कब होगा? 0 टाइम पे, क्योंकि ये ω2 माइनस ω1t है एंगल। तो 0 टाइम पे। दोबारा कब आएगा बेटा? जब ये पाई बनेगा तो मिनिमम हो जाएगा, जब ये 2 पाई बनेगा फिर मैक्सिमा। मतलब ω2 माइनस ω1t जब 0 है तो मैक्सिमा है, ω2 माइनस ω1t जब 2 पाई है तो मैक्सिमा है। दैट इज पहली बार मैक्सिमम कब आया? 0 के बाद। t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ω2 माइनस ω1, 2 पाई f होता है ओमेगा, 2 पाई f2 माइनस f1। t सेकंड बाद एक बीट, एक सेकंड में कितनी बीट बनेंगी? बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/t, जो कि क्या निकल के आ रहा है? 1/t क्या हो जाएगा? f2 माइनस f1, f2 माइनस f1। तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है f2 माइनस f1। अब ऐसा करता हूं, दो नंबर्स लेके आपको बड़े आराम से फील करा देता हूं। मान लो दो सोर्सेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 माइनस 2 दैट इज 2 बीट पर सेकेंड। अब ऐसा करते हैं, फॉर्मूले को छोड़ो, देखते हैं डायरेक्टली कि 2 बीट बनेंगी, कितनी बनेंगी, फील करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, एक की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, ठीक है। दोनों अभी दोनों सेम फेज में 0 टाइम पे है ना। अब यह है टाइम। बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। 1/4 सेकेंड्स में इसकी कितनी वेव निकल चुकी होगी? एक सेकेंड में 2 वेव निकलनी है, तो 1/4 सेकेंड में कितनी वेव निकल जाएंगी इसकी? नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड, बस वो लिख रहा हूं। एक सेकेंड में 2 निकली तो 1/4 सेकेंड में 2, 1/4 इंटू 2 दैट इज हाफ, और इसकी एक,
इसका मतलब इसका क्रेस्ट निकल गया होगा, अब ट्रफ आना है, अब ट्रफ आना है, और इसका एक क्रेस्ट ट्रफ पूरा निकल गया होगा, अब अगला क्रेस्ट आना है। तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलके अभी 1/4 पे अब क्या बनने वाला है, मिनिमा। क्या बनने वाला है, मिनिमा। ठीक है, आगे 2/4 सेकेंड्स पे, एक सेकेंड में दो वेव्स निकलनी है, तो 2/4 दैट इज हाफ सेकेंड में कितनी निकल जाएंगी, एक, मतलब क्रेस्ट ट्रफ निकल जाएगा, अब क्रेस्ट आना है। इसकी 1/4 सेकेंड, इसकी 4 सेकेंड्स मतलब एक सेकेंड में 4 वेव्स निकलनी है, 4 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में 4 वेव्स एमिट करेगा। 2/4 सेकेंड में कितनी निकल जाएंगे, 2/4 इंटू 4, एक सेकेंड में 4, तो 2/4 सेकेंड में 2/4 इंटू 4 दैट इज 2 वेव्स। क्रेस्ट ट्रफ निकल गया, फिर क्रेस्ट आना है। तो बेटा अब क्या मिलेगा, मैक्सिमम। फिर 3/4 सेकेंड्स में क्या होगा, देखिए जरा आप ध्यान से, 3/4 सेकेंड्स में क्या होगा, एक सेकेंड में इसकी दो वेव निकलनी, 3/4 सेकेंड में 3/2 दैट इज 1.5 वेव निकल गई। क्रेस्ट ट्रफ, एक पल्स निकल गई, फिर एक क्रेस्ट निकल गया, फिर ट्रफ आने वाला है। और इसकी 3/4 इंटू 4, एक सेकंड में 4 वेव निकलनी, 3/4 सेकंड में कितनी निकल जाएंगी, 3 वेव्स। क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, अब क्रेस्ट आना है, तो क्या बनेगा, मिनिमा। अब एक सेकंड में इसकी 2 वेव निकल जाएंगी, इसकी 4 निकल जाएंगी, क्रेस्ट ट्रफ के 2 सेट निकल जाएंगे, अब क्रेस्ट आना है, इसका भी क्रेस्ट आना है सिमिलरली, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, 4 पल्स निकल गई, अब क्रेस्ट आना है। अब क्या मिलेगा, मैक्सिमा। कितने मैक्सिमा है बेटा, 1 और 2, एक सेकंड में 2 मैक्सिमा। बेटा 2 बार मैक्सिमा आ रहा है, और बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमा कितनी बार आ रहा है, 2 बार। साइकिल्स कितनी कंप्लीट हो रही है बीट्स की, 2। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। एग्जाम्पल्स और भी ले सकता हूं, है ना, यही चीज समझाने के लिए, लेकिन आप कोशिश करें मेरी बात समझने की, कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा फील कराना चाह रहा था। मैं फिर बता दे रहा हूं, इससे एक सेकंड में एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज और एक की 4 हर्ट्ज है। इससे एक सेकंड में 2 वेव्स निकलनी, इससे 4 निकलनी, दोनों इनिशियली 0 टाइम पे सेम फेज में है, दोनों अभी क्रेस्ट निकालने वाले हैं, है ना। 1/4 सेकंड्स पे क्या होगा, मेरे को पता था कि 2 वेव्स बननी है ना, तो मैंने इसीलिए टाइम को ऐसे ब्रेक किया ताकि 2 साइकिल्स दिख जाए। अगर 3 बनानी होती मेरे को, अगर एक की 2 होती और एक की 5 होती, तो मैं टाइम को अलग तरीके से ब्रेक करता। तो टाइम को ब्रेक करना आपको बस मतलब मेरे को पहले से पता था ना आंसर की डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी। तो 1/4 सेकंड्स में इसकी कितनी वेव्स निकलेंगी, एक सेकंड में 2, तो 1/4 सेकंड्स में 1/4 इंटू 2 दैट इज हाफ। इसकी कितनी निकलेंगी, 1/4 सेकंड में 1, तो क्रेस्ट ट्रफ पूरा निकल जाएगा, क्रेस्ट निकलना। इसकी हाफ निकली, क्रेस्ट निकल गया है, अब ट्रफ आना, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अब मिनिमा। बोलो आया, आया सर। आगे 2/4 सेकंड, 1/4 2/4 3/4 4/4, 2/4 सेकंड्स में इसकी कितनी निकल जाएंगी, मतलब हाफ सेकंड में कितनी निकल जाएंगी, एक सेकंड में 2 वेव, हाफ सेकंड में 1 वेव, क्रेस्ट ट्रफ निकल जाएगा, क्रेस्ट आना है। इसकी 2/4 सेकंड्स में कितनी निकलेंगी, एक सेकंड में 4 निकलेंगी, तो 2/4 सेकंड्स में 2 वेव निकल जाएंगी, मतलब क्रेस्ट ट्रफ के 2 सेट निकल, पूरी 2 पल्स निकल जाएंगे, अब क्रेस्ट आना, दोनों का क्रेस्ट मिलके क्या बनाएगा, मैक्सिमम। 3/4 सेकंड्स में बेटा इसकी कितनी निकल जाएंगी वेव पल्सेस, ध्यान से देखिए, एक सेकंड में निकलनी है 2, तो 3/4 सेकंड्स में कितनी निकलेंगी, 3/4 इंटू 2 दैट इज 3/2, 3/4 इंटू 2 दैट इज 3/2, 1.5 वेव्स, 1.5 पल्सेस निकल जाएंगी। 1.5 पल्सेस का मतलब क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट निकल जाएगा, ट्रफ आना है। आई होप बेटा मैं समझा पाया हूं। इसकी 3/4 सेकंड्स में 3 वेव्स निकल जाएंगे, मतलब क्रेस्ट ट्रफ एक पल्स, क्रेस्ट ट्रफ एक पल्स, क्रेस्ट ट्रफ एक पल्स, 3 निकल गई, अब क्रेस्ट आना है, मिनिमा। एक सेकंड में इसकी 2 पल्स निकल जाएंगी, इसकी 4 निकल जाएंगी, तो दोनों के क्रेस्ट आने हैं, फिर से मैक्सिमा। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 2, मिनिमम मैक्सिमा की कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 2। तो एक सेकंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 3 का एग्जांपल लूं, ये आ चुका है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, एक बार फटाफट से आप नोट कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा फील कराने के लिए टॉपिक बताया है, इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास मतलब नहीं, ये खाली फील कराने के लिए बताया, दिखाने के लिए कि हाँ आना चाहिए। और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताया कि सोचो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो अगर एक को इस दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा ऑसिलेशंस करने, तो अभी मैक्सिमम है, जल्दी जल्दी अपोजिट फेज में, जल्दी जल्दी सेम फेज में आ जाए, जल्दी जल्दी अपोजिट फेज में आ जाए, जल्दी जल्दी सेम फेज में आ जाएगा, तो बीट ज्यादा फॉर्म हो जाएंगी एक सेकंड में। हालांकि हमारा कान एक सेकंड में 10 से ज्यादा बीट्स नहीं सुन सकता है। हमारे कान की जो बेटा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है ना, अगर 1/10 सेकंड से पहले दूसरी साउंड आ जाए तो हमारा कान उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, एक कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देती है।
जैसे गाड़ी में बैठो ना, तो कभी कभी जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो डग 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 स्पीड बढ़ती है तो कंटिन्यूस साउंड आती है। जबकि पेट्रोल तो बार बार ब्लास्ट हो रहा है ना अंदर जाके, ठा 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 ठा, लेकिन वो इतना क्लोज हो जा रहा है कि कंटिन्यूस साउंड लगती है। कैसी साउंड लगती है? कंटिन्यूस। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई एक चीज। तो बेटा मैंने आपको समझाया कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर दो सोर्सेज बज रहे हैं, दो बाजे बज रहे हैं इकट्ठे, दोनों की फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है, तो बीट्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब उसी जगह पे अलग अलग टाइम पे मैक्सिमा, अलग अलग टाइम पे मिनिमा होंगे। उसी जगह पे अलग अलग टाइम पे मैक्सिमा, अलग अलग टाइम पे मिनिमा होंगे, है ना। और जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बीट फ्रीक्वेंसी। जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बीट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी यूज कर देंगे, कह देंगे दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 190 हर्ट्ज, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क ए, दूसरे की फ्रीक्वेंसी पता नहीं कितनी है, 5 बीट्स पर सेकंड बन रही है, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो या तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 195 या होगी 185। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी होता है। अब कह रहे हैं उस पर हमने वैक्स डाला, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। बिल्कुल हल्का सा माइन्यूट वैक्स डाला तो बीट फ्रीक्वेंसी हल्के से वैक्स डालने से 1 से बढ़ गई। इस पे अगर वैक्स डालेंगे तो वैक्स डालने से पता क्या होगा? मास बढ़ जाएगा, उतनी जल्दी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। आप समझ के देखिए बेटा मेरी बात, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जितना मास किसी चीज का ज्यादा हो ना, आप ऐसा करिएगा, एक छोटे बच्चे को लीजिएगा, एक बुक को लीजिएगा, ऐसे से ऑसिलेट करिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 सेकंड में कुछ ऑसिलेशंस हो जाएंगे। फिर भारी चीज लीजिएगा, जैसे सपोज करिए मैं भी आपके सामने ले लेता हूं, ये बॉटल, कुछ ऑसिलेशन हो पा रहे हैं, ये खाली बॉटल थी, अब मैं भरी बॉटल लेता हूं, है ना, ये भरी बॉटल है, भारी, ज्यादा मास है, उतने ऑसिलेशन नहीं करा पा रहा हूं। जितना मास ज्यादा हो उतनी जल्दी जल्दी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा बेटा, है ना। तो मास बढ़ गया तो इसके ऑसिलेशंस अगर कम हो, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगी तो डिफरेंस कम हो जाएगा। अभी ये 190 पे या 195 पे, अगर ये नीचे आएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर ये नीचे जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो डिफरेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल माइन्यूट वैक्स डालने पे अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब जो दूसरा था ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी? 185। आई होप मैं आपको समझा पाया। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 है, दूसरा एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है बी जो 5 बीट्स बजाता है इसके साथ, तो इधर इट कैन बी 195, बी वाले की फ्रीक्वेंसी कैन बी 195 और 185 बिकॉज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होती है बीट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद बेटा हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा वैक्स डाला, कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी जो हो रही है वो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल माइन्यूट वैक्स डालने पे इसकी भी कम होगी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी, इसकी भी कम होगी, इसमें डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये 184 हो गई मान लो तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, और यहां पे अगर कम हुई तो डिफरेंस जो था 194 हो गई, तो कम होना चाहिए। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। या हमसे ये कह दें कि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन और लेता हूं एग्जांपल। एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, कितनी है? 190 हर्ट्ज। अब दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो सपोज कर लो कि मान लो बीट फ्रीक्वेंसी 5 बन रही है, कितनी बन रही है? 5। अब इधर या तो 195 हुआ या 185, कह रहे उस पर हमने वैक्स डाल दिया, पता नहीं कितना डाला, पता नहीं, कह रहे वैक्स डालने से पहले 5 बीट बन रही थी और वैक्स डालने के बाद भी 5 बीट्स पर सेकंड बन रही है, इसका मतलब वो 195 होगा, क्योंकि वैक्स डालने के बाद भी 195 बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 195 से ड्रॉप होके वो 185 पे आ गया होगा, ड्रॉप होके फिर से डिफरेंस 5 हो गया होगा। क्योंकि इस पे अगर आपने वैक्स डाला तो क्या होगा, इस पे अगर आपने वैक्स डाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, डिफरेंस बढ़ना ही बढ़ना है, दोबारा से 5 बीट पर सेकंड नहीं बने, तो मतलब पहले वो ज्यादा रहा होगा। आया समझ में? ऐसा करते हैं कि मैं एग्जांपल्स और ले लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन ये 2 एग्जांपल्स को पहले क्लियर कर देता हूं। बेटा 2-3 ही चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको पक्के से समझा लूंगा, पक्का कह रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 190,
दूसरे की फ्रीक्वेंसी पता नहीं, बी की फ्रीक्वेंसी मेरे को पता नहीं, इसकी 190 हर्ट्ज है पर 5 बीट्स आ रही, तो इधर या तो वो 195 हर्ट्ज वाला होगा या वो 185 वाला होगा। अब वैक्स डालने पे दोबारा से 5 बीट्स आ रही, इसका मतलब वो 5 ज्यादा होगा और वैक्स डालने से फिर 5 कम हो गया, डिफरेंस वापस से 5 आ गया। आया या नहीं आया? तो पहले क्या रही होगी फ्रीक्वेंसी उसकी ट्यूनिंग फॉर्क बी की 195। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना? नहीं तो बेटा एक बार देखें, है ना? मैं ऐसा करता हूं कि एग्जांपल्स मैं डेफिनेटली और लेना चाहता हूं, आपको चीजें अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बड़ा सिंपल बता रहा हूं बेटा, अगर दोबारा 5 बीट्स आ रही हैं तो इसका मतलब पहले डिफरेंस 5 है, बाद में भी 5, कम होके भी 5, तो मतलब पहले 195 होगा, कम होके भी डिफरेंस 5 बन गया। एक होता है वैक्स डालना, दूसरा कहते हैं कि हमने फाइलिंग कर दी, सैंड पेपर से घिस दिया, मतलब उसका कुछ मास हटा दिया, मास कम कर दिया, इनर्शिया कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा बेटा? बोले बोले, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, है ना? जैसे मान लो कोई कह देता पहले 5 बीट पर सेकंड बन रही थी, फाइलिंग करने पे फिर से 5 बीट पर सेकंड बन रही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर से डिफरेंस 5 होगी, मतलब पहले 185 होगी, बाद में 195 हो गई। पहले 5 कम था इससे, बाद में 5 बढ़ गया इससे। बेटा फाइलिंग करने इसका मतलब पहले क्या रही होगी? 185। नहीं है? आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शायद ना पहली बार में बीट्स में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक काम कर लेता हूं कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो एक बार एक क्विक रिवीजन देता हूं बीट्स में, है ना? और फिर साथ में मैं उसको 5-6 क्वेश्चन कराता हूं, 5, 6, 7, 8, जब तक मेरे को लगता है कि सफिशिएंटली प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है बेटा इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से, है ना? सारा का सारा मतलब मैं आपको एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज रिवाइज करा देता हूं जो क्वेश्चंस में यूज होनी है। बेटा बीट्स बेटा हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम। हम जैसे सपोज करो दो सोर्सेस बज रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बेटा अगर दोनों 200 हर्ट्ज वाले हैं तो दोनों का क्रेस्ट ऑफ इकट्ठे आते रहेंगे, तो बेटा जहां पर जो सुनाई दे रहा है वही सुनाई देता रहेगा, जहां पे मैक्सिमा वहां मैक्सिमा बना रहेगा। पर बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, सपोज करो एक की फ्रीक्वेंसी 100 हो और एक की 110 हो, तो बेटा पता क्या होगा? अब वो साथ साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे। मेरे कान में पहुंचता क्या, जब एक वेव पहुंचती SHM, तो बेटा वो साथ साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे, एक आगे निकल जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा ऑसिलेशन देने। तो अभी वो मैक्सिमम बना रहा था, थोड़ी देर बाद वो अपोजिट फेज में भी हो जाएगा, तो मिनिमा बन जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो आगे निकल के फिर सेम फेज में आ जाएगा, फिर से मैक्सिमा बन जाएगा। तो बेटा कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा सुनाई देते हैं, और 1 सेकंड में जितने मैक्सिमा सुनाई देते हैं उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, है ना? धुम धुम, जो मतलब हमको बार बार फ्रीक्वेंसी, बार बार मैक्सिमा सुनाई देगा, 1 सेकंड में जितनी बार मैक्सिमा सुनाई देते हैं दैट इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी, विच इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना? जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, एक की अगर मान लो 200 है और एक की 205 हर्ट्ज है, तो कितनी बीट सुनाई देंगी? 5। कितनी सुनाई देंगी? 5। अगर एक की 200 एक की 201 है, 1 बीट आई, ऐसी आवाज आएगी, मतलब मैक्सिमा 1 आएगा 1 सेकंड में। लेकिन एक की 200 एक की 202 है, तो कैसी साउंड आएगी? मतलब 1 सेकंड में 2 मैक्सिमा आएंगे, और 200 और 203 है तो मतलब 1 सेकंड में 3 मैक्सिमा आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमको बीट्स ज्यादा सुनाई देंगी पर सेकंड, ठीक है? तो मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। बेटा बीट फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चंस में एक ही चीज यूज होती है, गिटार की वायर को टाइट कर दिया, सोनोमीटर वायर बोल देते हैं। तो अगर गिटार की वायर को अगर हमने टाइट कर दिया तो बेटा क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल इंक्रीज, है ना? अगर ढीली है तो ऐसी आवाज आएगी डन, और टाइट कर दे तो कैसी आवाज आएगी? टिन। मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ठीक है? अब हमको यहां पर कभी देंगे ट्यूनिंग फॉर्क, कह देंगे ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, उस पर फिर हमने वैक्स डाल दिया। वैक्स डालने से बेटा क्या होगा? वैक्स लोड करने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घट जाएगी, बिकॉज इनर्शिया जो होगा वो बढ़ गया, मास बढ़ गया, अब उतनी जल्दी जल्दी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। और दूसरी कंडीशन बोलेंगे कि हमने उसको फाइलिंग कर दी, उसको सैंड पेपर से घिस दिया, उसका मास गिरा दिया। मास गिराने से बेटा क्या होगा? मास गिराने से उसका हमने इनर्शिया कम कर दिया, अब वही रीस्टोरिंग फोर्स जल्दी जल्दी ऑसिलेट कराएगा, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, है ना? हमने वायर को हटा के पतली वायर लगा दी, मोटी वायर हटा के विद सेम टेंशन, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, हमने इनर्शिया कम कर दिया, है ना? हमने टेंशन बढ़ा दी, हमने इलास्टिसिटी बढ़ा दी, हमने
रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। इस तरीके से यूज करके हमको क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। सेक्शन एफ के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी गिव 4 बीट पर सेकेंड, F1 पेज नंबर 68, इफ two tuning fork A and B gives 4 beat per second on loading A with wax, 2 beat per second are heard। A की फ्रीक्वेंसी 256 है, A की फ्रीक्वेंसी जो है वो 256 हर्ट्ज है, 4 बीट्स पर सेकंड मिल रही है, देन इट मे बी 252, B वाले की फ्रीक्वेंसी मे बी 252 और इट मे बी 260, या तो 4 ज्यादा या तो 4 कम। बेटा क्योंकि 4 बीट पर सेकंड मिल रही है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज बीट फ्रीक्वेंसी। अब कह रहे हैं ए को जो हम वैक्स से लोड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, 2 बीट पर सेकंड हो रही है। घटने पे तो इसके नजदीक आएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, जो 4 था वो 2 हो जाएगा और इससे तो डिफरेंस बढ़ेगा। तो अगर कहते बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देन आंसर वुड हैव बीन 260, बट दे आर सेइंग बीट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, सो आंसर विल बी 252। आंसर विल बी 252, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, F2, 16 tuning forks are arranged in order of increasing frequency. Any two consecutive forks give 8 beat per second when sounded together. कोई भी दो को आस पड़ोस वालों को बजाओगे तो 8 बीट सुनाई देंगी पर सेकेंड। If the last fork gives the octave of the first, octave होता है डबल फ्रीक्वेंसी, 10 का ऑक्टेव होगा 20, 20 का ऑक्टेव 40 और 40 के 20 का ऑक्टेव, 10th का सेकेंड ऑक्टेव बोलेंगे। तो ऑक्टेव ऑफ F का मतलब होता है 2F, सेकेंड ऑक्टेव का मतलब होता है 2 स्क्वायर F, थर्ड ऑक्टेव का मतलब होता है 2 क्यूब F। ये हमको याद रखना है, ये जस्ट नाम है, ठीक है। अब बेटा कह रहे हैं 16 ट्यूनिंग फॉर्क है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 16 ट्यूनिंग फॉर्क्स है। कितने ट्यूनिंग फॉर्क्स है? 16 ट्यूनिंग फॉर्क है। और कह रहे हैं कि हर एक की बीट फ्रीक्वेंसी ना बेटा, मतलब दोनों कोई भी दो ले लो, 8 आ रही है, मतलब डिफरेंस 8 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये n+16 हो जाएगा, ये फिर 8 ज्यादा हो जाएगा, n+24 हो जाएगा, फिर 8 ज्यादा आ जाएगा, n+32 आ जाएगा। बेसिकली 8 ऐड किया, 8 into 2 ऐड किया, 8 into 3 ऐड किया, 8 into 4 किया, दूसरे वाले में 8 into 1 किया, 16th वाले में क्या करेंगे, 8 into 15 ऐड करेंगे, 15 8 is 120, तो n+120 and this is double of this, n+120 is octave of n, they are saying, it means n is 120, it means n is 120, option 1 will be the correct option, option 1 will be the correct option। इसके बाद क्वेश्चन है F3। बेटा F3 में क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ A is 3% मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क। बेटा A की जो फ्रीक्वेंसी है इज 3% मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क। A की फ्रीक्वेंसी 3% ज्यादा है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क से, B की फ्रीक्वेंसी 3% कम है और दोनों 6 बीट बनाते हैं। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूं 100 होती फ्रीक्वेंसी, तो एक की 103 हो जाएगी 3% ज्यादा और एक की 3% कम 97, डिफरेंस विल बी 6, और कह रहे 6 बीट मिल रही है। बोलो आया कि नहीं आया? तो बेटा इसका मतलब 100 ही है F, नहीं तो आप कह सकते हैं F से 3% ज्यादा मतलब 1.03 F, 100 में 3 ज्यादा तो 1 में 0.03 ज्यादा, और F से कितना हो जाएगा 1.03 F, 1 से 1.03 हो गया 3% बढ़ के। बेटा 100 का 3% 3, 1 का 3% 0.03, तो 1.03 हो जाएगा 1 से 3% बढ़ के, तो F से क्या हो जाएगा 1.03 F। सिमिलरली घट के 0.03 घट के 0.97 F, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.06 F, 0.06 F। 13 - 7 करूंगा 6 आएगा, फिर 9 - 9 0 मिल जाएगा, 0.06 F विच इज 6। तो यहां से F क्या आ जाएगा 100। अगर ऐसे सोचना नहीं तो डायरेक्टली 100 का 3% ज्यादा और 100 का 3% कम, एक 3 से बढ़ जाएगा, एक 3 से घट जाएगा, डिफरेंस आएगा 6, और 6 बीट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क हैड 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद F4 करेंगे। F4 में बेटा क्या क्या रखा है, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। बेटा एक ट्यूनिंग फॉर्क है 512 हर्ट्ज का, इज वाइब्रेटेड विद अ सोनोमीटर वायर एंड 6 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड, 6 बीट्स मिल रही हैं। इसका मतलब, और बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस इफ टेंशन इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। बेटा अगर ट्यूनिंग फॉर्क की टेंशन 512 है और हमको मिल रही है 6 बीट्स पर सेकेंड, इसका मतलब इट कैन बी ईदर 518। ट्यूनिंग फॉर्क की बेटा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 512, और जो गिटार वायर है या सोनोमीटर वायर उसकी जो बेटा फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी ईदर 506 और 518।
पर कह रहे हैं जब हम टेंशन बढ़ा रहे हैं तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, इसका मतलब ये बढ़ने के बाद डिफरेंस घटेगा, क्योंकि इसमें टेंशन बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, दैट इज करेक्ट आंसर विल बी 506। करेक्ट आंसर विल बी 506। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू ट्यूनिंग फॉर्क्स A and B produce notes of frequencies 256 and 262 hertz respectively. An unknown note is sounded at the same time as A produces beats. कह रहे हैं एक अननोन नोट बचाया और कह रहे हैं अब वो जो B के साथ कह रहे हैं when the same note is sounded with B, beat frequency is twice as large. मतलब A के साथ भी बीट्स बनी, B के साथ भी बनी, और B के साथ जो बीट्स बन रही हैं वो A के कंपैरिजन में डबल बन रही हैं। वो A के कंपैरिजन में कितनी बन रही हैं? डबल बन रही हैं बेटा। तो बेटा अगर डबल बीट्स बन रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, A की फ्रीक्वेंसी है बेटा 256 और B की फ्रीक्वेंसी है बेटा 262। ठीक है बेटा, और कह रहे हैं कि हमने जब अननोन नोट इज साउंडेड एट द सेम टाइम एज A प्रोड्यूसेस बीट्स, जो अननोन नोट बजाया तो हमको बेटा बीट सुनने को मिल रही हैं और कह रहे हैं बी के साथ डबल मिल रही हैं। बी के साथ कैसी मिल रही हैं? डबल मिल रही हैं। तो इसका मतलब इससे या तो 6 और नीचे आ जाओ, ये 6 का डिफरेंस है, आप 250 पे आ जाओ, इसके साथ 6 मिलेंगे और इसके साथ 12। बेटा 6 तो ये था, 6 और उधर चले जाओ तो इससे डबल हो जाएंगे, डिफरेंस डबल करना है। या आप ऐसे कह सकते हैं बीच में आ जाओ, 258 पे आ जाओ, इससे डिफरेंस 2 हो जाएगा और इससे 4। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसके साथ डबल आएगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो बेटा देयर कैन बी 2 आंसर्स, 250 एंड 258, दैट इज ऑप्शन 2 एंड 4। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन F6, a closed organ pipe and an open organ pipe of same length produce 4 beat per second. बेटा 2 पाइप है, 4 बीट बन रही है, कुछ उनमें फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। कह रहे दोनों की लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ डबल करने से फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है। बेटा दोनों की जो बेटा कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, V/2L, 2V/2L, 3V/2L, एवरी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ डबल करेंगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, लेंथ डबल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी तो डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। जैसे मान लो एक 100 था, दूसरा 90, 10 आ रहा था डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, दोनों को हाफ कर दिया, 50 और 45 हो जाएंगे, डिफरेंस 5 हो जाएगा। बेटा पहले F1 F2 थे, बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 थी, अब F1/2 F2/2 हो गए, बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2/2 हो जाएगी। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? पहले अगर 4 बीट्स आ रही थी तो अब कितनी आएंगी बेटा? 2 बीट्स पर सेकेंड। अब कितनी आएंगी बेटा? 2 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों आई होप मैं आपको समझा पाया हूं अच्छे से। पूरा का पूरा मैंने बेटा आपको करीब 8 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बिल्कुल जो सिंपल लेवल वाले होते हैं बीट्स के। ठीक है, अब इसमें बेटा एक चीज आती है कभी कभी कि अगर मान लो 2 से ज्यादा सोर्सेज हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कह देंगे एक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 है, दूसरे की 401, तीसरे की 402 और n-1 एंड n+1। बेटा इसमें क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों अलग अलग है तो इसमें प्रॉब्लम पता क्या आती है, मतलब ज्यादातर बुक्स में इसका आंसर गलत दिया होता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे है ना रेजोनेंस है ना, इन सब में आंसर सही दिया होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बेटा मतलब लोग ना वही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं जिससे जो 2 के लिए हमने डिराइव किया, जब 2 सोर्सेज है बेटा, 3 सोर्सेज के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है ना। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट्स है, लेकिन बेटा किन दोनों का डिफरेंस लोगे? 3 है ना हमारे पास, तो बेटा वो तरीका सही नहीं रहेगा। सही तरीका क्या होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसीज है, तो ओमेगा की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 2πf होता है ओमेगा, 2π इंटू n-1, 2πn, और ये हो जाएगा 2π इंटू n+1। करेक्ट है? ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गई बेटा मतलब ओमेगा की वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा पे पहुंचे। और बेटा फेज क्या होता है? ओमेगा टी, जैसे मैंने डिराइव किया था P0 sin ω1t प्लस P0 sin ω2t। तो फेज क्या हो जाएगा? फेज एंगल पूरा क्या आ जाएगा बेटा? 2π n-1t, 2π nt और 2π n+1t, मतलब 2π nt दोनों में, तीनों में। ठीक है, बस इसमें 2πt कम है और इसमें 2πt ज्यादा है ना। ध्यान से एक बार नोट करते चलेंगे, साथ साथ में समझते चलेंगे। तो बेटा एक में 2π n-1t, दूसरे का 2π nt, तीसरे का 2π n+1t। ठीक है, ये हो गए फेजेस। क्या हो गए बेटा? ये फेजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी n-1 n+1, तो ओमेगा की वैल्यू लिख दी 2πf से, ओमेगा लिख लिया तो फेज लिख लिया। ठीक है, फेज के बाद बेटा क्या आएगा?
अब बेटा क्या करना होता है बेटा, ये बेसिकली ये फेज एंगल्स है। तो एक का एम्पलीट्यूड, बीच वाले का एम्पलीट्यूड ले लिया, फिर वेक्टोरियली जोड़ना होता है बेटा, ये समझा था ना। और एक का एंगल 2 पाई टी ज्यादा है, 2 पाई एन टी, इसमें भी 2 पाई एन टी ये भी, और 2 पाई टी ज्यादा है, तो एक 2 पाई टी ऊपर आएगा और दूसरा वाला 2 पाई टी पीछे, तो वो 2 पाई टी पीछे आएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, कब मैक्सिमा बनेगा? क्या हाफ सेकंड पे जब ये पाई होगा तो ये दोनों पीछे हैं, जीरो पे तीनों साथ में, तो मैक्सिमा है। दोबारा मैक्सिमम कब बनेगा? टी इक्वल टू 1 सेकंड में, जब ये भी इधर आ जाए और ये भी इधर आ गया। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है, सही है। टी इक्वल टू 1 पे भी मैक्सिमा है। दोबारा कब सामने आएंगे सबके सब, मतलब तीनों के एम्पलीट्यूड कब मिलेंगे, किस टाइम पे, मतलब एम्पलीट्यूड फिर से मैक्सिमम होगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड बाद मैक्सिमम आ रहा है। तो यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी बेटा जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे 1 हर्ट्ज, ना कि हम बोलेंगे, मतलब कुछ लोग कहते हैं इनसे बनेगी एक, इनसे बनेगी एक, तो 2 बोल देते हैं, ये गलत चीज है ना। और कह देते हैं इनसे भी बनेंगे 2 और वो 2 उनके साथ ओवरलैप कर जाती है, इसलिए 4 नहीं 2 हो गया आंसर। ये तरीका सही नहीं रहेगा बच्चों, है ना। एक्चुअली वैसे मैं इसको अगर पूरे तरीके से उधेड़ूं, है ना, तो ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा एक इशू है ना, जिसको मतलब मैं इसमें और घुस सकता हूं, लेकिन मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो अपने सिलेबस में रहते हुए, बहुत ज्यादा अंदर ना घुसते हुए भी बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। बेटा फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आया, ओमेगा से फेज आया, एक बीच वाले को ले लिया, एक 2 पाई टी आगे था, दूसरा 2 पाई टी पीछे था। बेटा हमने यही सीखा था, एम्पलीट्यूड्स को वेक्टोरियली जोड़ते हैं और बीच में एंगल क्या होता है, वेक्टर्स के फेज डिफरेंस। तो एक 2 पाई टी ऊपर, एक 2 पाई टी नीचे। तो हाफ सेकंड पे बेटा मतलब 2 एक तरफ है, हाफ सेकंड पे लोकल मैक्सिमा एक्चुअली होता है, पर बीट होती पूरी एक साइकिल, बीट होती पूरी एक साइकिल। दोबारा से ग्लोबल मैक्सिमा कब आएगा? तो 1 सेकंड पे फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी हम यहां बोलेंगे 1 हर्ट्ज। क्या बोलेंगे? 1 हर्ट्ज। आई होप मैं आपको समझा पाया। सपोज करो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं n-2, एक n और एक n+2। अब कितना आएगा? तो ओमेगा क्या हो जाएंगे बेटा? 2 पाई f, 2 पाई n-2, 2 पाई n और 2 पाई n+2। फेज क्या हो जाएंगे बेटा? फेज क्या हो जाएंगे? ओमेगा टी, 2 पाई n-2t, 2 पाई nt और 2 पाई n+2t। ठीक है, ये हो जाएंगे फेजेस। ये क्या हो गए प्यारे बच्चों? फेजेस। ठीक है, अब बीच वाले को मतलब ये, अब मैं साइन ओमेगा टी करके नहीं लिख रहा हूं कि P01 साइन ओमेगा 1t, P02 साइन ओमेगा 2t, P03 साइन ओमेगा 3t, मेरे को नहीं मन कर रहा है। डायरेक्टली फेजेस दिख रहे हैं। पहले वाले को स्टैंडर्ड ले लिया, बीच में एक 4 पाई टी पीछे, 2 पाई इंटू 2 4 पाई टी पीछे है, और एक 2 पाई इंटू 2t आगे, 4 पाई टी आगे। बेटा मेरे को बताइए मैक्सिमा कब आएगा? सबके सब दोबारा सेम फेज में कब आएंगे? बताइए, आप लोग बताइए, सोचिए। बेटा जब ये हाफ सेकंड हो, हाफ सेकंड पे, तो 0 पे मैक्सिमा है, हाफ सेकंड पे ये भी उधर को आ जाएगा और ये भी उधर को, तो हाफ सेकंड पे एम्पलीट्यूड्स फिर से ऐड अप हो रहे हैं, फिर से मैक्सिमम बन रहे हैं 1 सेकंड। तो आधे आधे सेकंड में बेटा मेरे को मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में बेटा, आधे सेकंड में एक मैक्सिमम आएगा, तो 1 सेकंड में कितने मैक्सिमम आ जाएंगे? 2। मतलब कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई? ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक साइकिल और कंप्लीट हुई, तो 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है। दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। एक थोड़ा सा चेंज करूं क्वेश्चन, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। मैक्सिमा कब आएगा? तीनों एम्पलीट्यूड्स फिर से सामने कब आएंगे? एम्पलीट्यूड्स का मैक्सिमा कब आएगा? जब तीनों एक ही तरफ होंगे तो मैक्सिमा होगा, या एक एक तरफ, दो एक तरफ तो मैक्सिमा? बताइए जरा। साइकिल कब कंप्लीट होगी? बेटा बेसिक बात यह है, साइकिल कब कंप्लीट होगी? मेन बात लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, साइकिल, एक साइकिल, एक बीट है पूरी। तो ये साइकिल कब कंप्लीट होगी? जब ये हाफ सेकंड पे है। हाफ सेकंड पे ये 2 पाई सामने सामने हो जाएंगे, तीनों फिर से सामने आ जाएंगे, जैसे 0 टाइम पे भी सामने है तीनों। तो बेटा मैक्सिमा कब आ रहा है? हाफ हाफ सेकंड से, है ना। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करें, थोड़ा सा ट्रिकी बनाएं। अगर एडवांस में अगर अब कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है, उसको देखते हैं। एक n-1 और एक n और एक n+2, बस खाली यही तो चेंज आएगा।
टू पाई एन माइनस वन, टू पाई एन प्लस टू। फेज क्या हो जाएगा, टू पाई एन माइनस वन, टू पाई एन टी, टू पाई एन प्लस टू टी। बीच वाले को फिर से स्टैंडर्ड ले लीजिए, एक टू पाई टी पीछे, दूसरा फोर पाई टी आगे। अब मेरे को बताइए कब मैक्सिम आएगा, क्या हाफ सेकंड पे मैक्सिम आएगा? हाफ सेकंड पे ये तो इधर आ जाएगा पर ये इधर होगा, तो क्या मैक्सिमा होगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमा कब आएगा? हाफ सेकंड पे ये तो इधर आ जाएगा पर ये बेचारा पीछे ही, हाफ सेकंड पे ये पाई एंगल बन रहा होगा, मैक्सिमा नहीं। अच्छा, वन सेकंड पे ये टू पाई और ये फोर पाई, फोर पाई का मतलब टू पाई प्लस टू। अरे वाह, तो जीरो पे मैक्सिमा होगा और वन पे, तो एक सेकंड बाद फिर से मेरे को मैक्सिमा मिल रहा है। एक सेकंड में ही साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी प्यारे बच्चों? बीट फ्रीक्वेंसी यहां पे आएगी 1 हर्ट्ज। अब देखिए बेटा, मैंने आपको ना तरीका बता दी, सोचने का तरीका क्या है ना? इस तरीके से आप कैसा भी टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन सोच सकते हैं। चलिए मैं एक और बता देता हूं ताकि आपको, वैसे मैं एक बताऊं, अगर मेरे को कोई पूछेगा क्वेश्चन दोबारा क्या आएगा, दोबारा भी मेंस में आएगा n-1 n+1 आएगा। आईआईटी बहुत ज्यादा मतलब मेरे को लगता नहीं कि इसको, मतलब मेरे को पर्सनली फीलिंग है कि नहीं उधेड़ेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ना करे। हो सकता है कि कोई मतलब किसी को बहुत ज्यादा अपील कर जाए क्वेश्चन और इस पे ये क्वेश्चन ये बना दे n-2 n+3। और अगर नीट वगैरह की बात करूं तो बेटा बिल्कुल 100% श्योर हूं मैं, क्वेश्चन फिर पता क्या आएगा, n-1 n+1। एक बार आ चुका है, मेंस में आ चुका है ना, आईआईटी में एक बार आ चुका है। n-2, तो ये 2 पाई n-2 हो गया ओमेगा, 2 पाई n+3 हो गया ओमेगा, और फेज क्या हो जाएगा 2 पाई n-2t, 2 पाई n+3t। खत्म। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा देखो कैसे करेंगे बेटा, ये हो गया ओमेगा, मतलब ये हो गया फेज, तो बेटा पहला, दूसरा 4 पाई टी पीछे, मतलब पहला वाला इससे 4 पाई टी पीछे, 2 पाई 2t पीछे, 4 पाई टी, और तीसरा वाला वो 2 पाई 3t दैट इज 6 पाई टी आगे। अब मेरे को बताइए मैक्सिमा कब आएगा? ये तो हाफ सेकंड पे कह रहा है मैक्सिमा आएगा, हाफ सेकंड पे ये वापस आ जाएगा, पर ये हाफ सेकंड में कहां पे? 3 पाई पे पीछे को है, तो हाफ सेकंड पे मैक्सिमा आएगा। तीनों के तीनों इकट्ठे होंगे? नहीं। ये 2 पाई कब बनेगा? 1/3 पे, तो 1/3 पे वो इकट्ठा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये जब 4 पाई होगा, 4 पाई कब होगा? 2/3 पे, तो वो नहीं आ रहा है, तो 2/3 पे भी नहीं होगा। ये दोबारा कब आ रहा है? 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे ये 4 पाई हो जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, और ये 6 पाई हो जाएगा, ये भी इधर। तो 0 पे भी मैक्सिमा है और 1 पे भी मैक्सिमा है। एक एक सेकंड बाद मैक्सिमा आ रहे हैं, एक सेकंड में साइकिल कंप्लीट हो रही है, हर एक सेकंड बाद मैक्सिमा आ रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? 1। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1 हर्ट्ज। आप एक बार मेरा लेक्चर रिवाइंड करके पूरा देख लीजिए बेटा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड में समझा रहा हूं, तीनों कब इकट्ठे होंगे आप ऐसे सोचते चलिए। ये जब 2 पाई बनेगा तब ये 2 पाई नहीं बन रहा है ना, मतलब जब ये 2 पाई बन रहा है तो ये 2 पाई नहीं बन रहा है ना, तो ये जब 4 पाई बन रहा है तो ये 4 पाई नहीं बन रहा, पर मतलब तब ये इधर नहीं आ रहा। लेकिन जब ये 6 पाई बन रहा है तब ये 4 पाई बन रहा है 1 सेकंड में, तो सब इकट्ठे हो जा रहे हैं, सब इकट्ठे हो जा रहे हैं, सब इकट्ठे हो जा रहे हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, बिल्कुल सिंपल बात है। ये कह रहा है 1/3 सेकंड्स पे मैं उधर वापस आऊंगा, 2/3 पे वापस आऊंगा, और 3/3 दैट इज 1 पे आऊंगा, और ये कह रहा है मैं हाफ पे आऊंगा और 1 पे आऊंगा। इकट्ठे कब होंगे सबके सब? 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे हमको फिर मैक्सिमम, एक एक सेकंड बाद मैक्सिमा, तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आज के लिए इतना ही रखना चाहता हूं, है ना, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, हल्का सा हैवी भी जाता है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको हम कल देखेंगे, कल थोड़ा सा एक बार फिर से बीट रिवाइज करेंगे और फिर से आगे बढ़ाएंगे कहानी को, है ना। तो बेटा मैंने आपको बेटा जो समझाया बस एक बार रिवाइज कर लें, है ना। जो मैंने एक बार दोबारा आपको कराया था 10 मिनट का एक वीडियो, एक छोटा सा बीच में एड ऑन डाला था जो मैंने, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बीट से एक बार रिवाइज करा, एक बार उसको देख लें ताकि पक्का बैठ जाए, है ना। कल भी हम उसी 10 मिनट से उसी से ही स्टार्ट करेंगे कल का लेक्चर, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। बस सिंपल सी चीज़ बताई है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। ज़्यादातर 2 सोर्स के आएंगे, 3 सोर्स के आएंगे, तो पहले फ्रीक्वेंसी लिखें, फिर ओमेगा लिखें, फिर फेज लिखें, और फिर उसके बाद बस फेज डायग्राम बना दें। जो जिसका फेज बीचों बीच में हो, 2 पाई एन टी उसको पहले ले लें,
है ना। फिर जिसका 4πt पीछे एक बना है, फिर दूसरे का बना है। ये कह रहा है 1/3 सेकंड बाद 2π बनूंगा, 2/3 सेकंड बाद और 1 सेकंड बाद। ये कह रहा है हाफ सेकंड बाद 2π बनूंगा और 1 सेकंड बाद। इकट्ठे कब हो रहे हैं? 1 सेकंड बाद। तो 1 सेकंड बाद हमको मैक्सिमम मिलेगा, 1 सेकंड बाद। बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 1। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। आज के लिए इतना ही है। बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है तो एक ही जगह पे टैं होती है, इसको बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं? बीट्स। आया आया। बाय बाय। अरे बाय करो यार, बाय। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।